गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक सेकंड चैप्टर के हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच उपस्थित है 10th लेक्चर में और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम अपने सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या है ये। देखो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। देखो जो ऊर्जा का घनत्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बोल देंगे, ठीक है ना। सिंपल से शब्दों में अगर कहे तो देखिए कैसे। स्थितिज ऊर्जा होती है कैपिटल यू, ठीक है ना, आपको पता है। और घनत्व होता है अगर हम क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई किसी डिस्टेंस के साथ कर दे। अगर क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई किसी डिस्टेंस के साथ कर दे तो हमें आयतन मिल जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेटों के क्षेत्रफल की और उनके बीच की डिस्टेंस की। तो U अपॉन AD इज इक्वल टू होगा स्मॉल u, ठीक है ना। U अपॉन AD इज इक्वल टू स्मॉल u। कैपिटल U हमारे पास क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कैपिटल A क्या है, क्षेत्रफल। और स्मॉल d क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। और स्मॉल u क्या होगा, ऊर्जा घनत्व। लेकिन यहाँ पे हमें एकांक आयतन लेना है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा जितनी भी संचित होगी उसको हम क्या बोल देंगे, ऊर्जा घनत्व बोल देंगे। बात समझ पा रहे हो। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं। देखो इसमें क्या लिखना है, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल u कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल u कहते हैं। अब देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d मीटर है। यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है तब। बात समझ पा रहे हो ना। देखो हमारे पास एक संधारित्र है, इसकी धारिता आप C मान सकते हो, और यहाँ पे Q चार्ज और यहाँ पे माइनस Q चार्ज। ये दो प्लेट है, एक का नाम X और एक का नाम Y भी मान सकते हो। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। बात समझ पा रहे हो। अब देखो, और जो इनके बीच में मीडियम है उसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है। एक काम करो, सबसे पहले जो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता निकाल लो। तो हमने पढ़ी है, इसका फॉर्मूला भी प्रूफ किया था हमने। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या थी, A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था। अब इसके बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से। तो कैपिटल U का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। यही होती है ना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कैपिटल U इक्वल टू 1/2 CV²। अब एक काम करो, कैपिटल U इक्वल टू 1/2, देखो C है ना, इस वाले C की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, A के
एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर को क्या रख लेंगे हम, सेम रख लेंगे। अब देखो u इक्वल टू हमें ये फॉर्मूला मिला। अब आप इसमें एक काम करो, इसमें d की मल्टीप्लाई कर दो, d से डिवाइड कर दो, तो u इज इक्वल टू होगा 1/2 a के एप्सिलॉन नोट अपॉन डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई वी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है ना, हमने क्या किया, d से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, d से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। ये मल्टीप्लाई क्योंकि अभी आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, u इज इक्वल टू 1/2 a के एप्सिलॉन नोट, और देखो ये जो d है ना, इसको भी लिख लो, a के एप्सिलॉन नोट d। अब देखो क्या बचा, v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बचा, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप एक काम कर लो, v अपॉन डी, इन दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर लगा लो, लगा सकते हो ना। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ed, और अगर हम बात करें v अपॉन डी की, तो v अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल E। तो जहाँ पे v अपॉन डी है उसकी जगह पे हम कैपिटल E यूज कर सकते हैं। अब देखो कैपिटल U इज इक्वल टू 1/2 a के एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे d, और देखो इसकी जगह पे कैपिटल E, और स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दो। बात समझ पा रहे हो। अब एक बात और ध्यान से सुनो, a और d दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको डिवाइड में भेज दो u के, तो u अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 के एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे क्या बचेगा, e स्क्वायर। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझो, u क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, a क्या है, क्षेत्रफल, d क्या है, डिस्टेंस। क्षेत्रफल और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई क्या होती है, आयतन। तो स्थितिज ऊर्जा और आयतन का अनुपात ही तो क्या है, ऊर्जा घनत्व है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल u। तो स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नोट और e स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसमें ऐसा भी कह सकते हैं, यदि प्लेटों के बीच वायु हो, यदि प्लेटों के बीच वायु हो, तब k इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अगर हम k इक्वल टू 1 रखेंगे तो u की जगह पे u नोट रख सकते हैं, u नोट इज इक्वल टू 1/2। और देखो ये k था ना, k की जगह पे तो 1, तो 1 की मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नोट तो रख दो सेम, और यहाँ पे क्या रख दो, e स्क्वायर। तो u नोट की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर सकते हो। अभी आपके पास 2 इक्वेशन है और फर्क किस चीज़ का है, सिर्फ k का फर्क है। तो आप चाहो तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो u अपॉन u नोट। देखो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नोट और e स्क्वायर, वहाँ पे भी 1/2 एप्सिलॉन नोट e स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा। और इसको आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा, u नोट जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो u इज इक्वल टू होगा u नोट k। ठीक है ना। आपको एक फॉर्मूला ये भी मिल सकता है। तो बड़ा आसान टॉपिक है और प्रैक्टिस कर लेना आप इसकी, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन डे ग्राफ जनित्र। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी और इसका वर्किंग रूल समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा जनित्र है जो हाई वोल्टेज पर काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेंगे, फिर उसके बाद ये वन डे ग्राफ जनित्र नाम क्यों है इसका, ठीक है ना, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसकी कार्यविधि क्या है। 3-4 टॉपिक के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। देखो क्या है इसका एक बेसिक आइडिया ले लो सबसे पहले आप।
ये हमारे पास कोई स्फीयर है, गोला है, कोई खोखला गोला, इसको हमने S नाम दिया हुआ है। ये दो विद्युत रोधी स्टैंड है, इसको नाम दिया हुआ है A और B, ठीक है ना। ये यहाँ पे घिरनी है, इसको P1 और इसको P2 नाम दिया हुआ है। ये घिरनी इस तरीके से यहाँ पे घूम रही है, किसकी हेल्प से? एक मोटर की हेल्प से। जो ये सिरा है हमने किससे कनेक्ट कर दिया? मोटर से कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे कुछ दूरी पे मोटर रखा हुआ मान सकते हो। यहाँ पे ये एक चालक C1 है, नुकीला चालक है ये, और एक नुकीला चालक क्या है? C2। ये हाई टेंशन सोर्स है और ये हमने कहाँ से कनेक्ट कर दिया? पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ये एक आवरण है, ये एक आवरण है, स्टील से हमने इसको ढका हुआ है। बहुत हाई वोल्टेज पे ये काम करता है, मतलब मिलियन वोल्टेज पे। जैसे कि आप समझ सकते होंगे मिलियन कितना होता है? 10 लाख। एक के बाद में अगर 5 जीरो हो तो 1 लाख होता है, और अगर एक के बाद में 6 जीरो हो तो वो 10 लाख होता है, और 6 जीरो का मतलब है 10 की पावर 6 यानी कि 1 मिलियन। बात समझ पा रहे हो? तो मिलियन कोटि का ये वोल्टेज पे काम करता है। अब देखो इसका वर्किंग रूल, इसका नाम वन डे ग्राफ जनित्र क्यों है? पहले इसे समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो सबसे पहले लिखा है वन डे ग्राफ जनित्र, वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ, ये साइंटिस्ट का नाम है, रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ, राइट, ने सन 1931 ईस्वी में एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की। समझ पा रहे हो क्या बात? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ। इन्होंने सन 1931 ईस्वी में एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसकी सहायता से कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। एक लाइन को ध्यान से समझना कि एक साइंटिस्ट थे वन डे ग्राफ, उन्होंने एक ऐसे जनित्र की रचना की थी जिससे मिलियन कोटि के वोल्टेज को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो इसका सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है, दो घटनाओं पर आधारित है। कैसे? नंबर 1, किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो, दोबारा सुनो। किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे बात। अब देखो, मान लो किसी को आवेश दे दिया हमने, कितना, क्यों आवेश दे दिया, तो जो आवेश देंगे हम वो बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। R क्या है यहाँ पे? उसकी त्रिज्या, और Q क्या है? आवेश। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन समझते हैं ना, निकलना, उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। जो नुकीले सिरे हैं ना, उनसे सबसे पहले विसर्जन होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आपको पहले चैप्टर में एक बात बताई थी कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है? सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो जो नुकीले सिरे हैं उनसे पहले विद्युत विसर्जन होगा, राइट। अब देखो इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि, इनको ध्यान से समझना कि ये है क्या। संरचना का मतलब क्या है? बनावट, ये होता कैसा है, ठीक है ना। और कार्यविधि का मतलब है ये काम कैसे करता है। तो चलिए समझते हैं संरचना। इसमें धातु का एक बड़ा गोला S दो अचालक स्तंभों पर जुड़ा होता है। दो अचालक स्तंभ, एक को तो हमने A नाम दे दिया और दूसरे को क्या नाम दिया हुआ है? B। तथा इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन डोरी होती है। या तो रबड़ की एक डोरी होगी या सिल्क की एक डोरी होगी। और कैसी डोरी? सिरेहीन, उसका कोई सिरा नहीं होगा, ठीक है ना, एंडलेस।
जो कि दो घिरनियों P1 व P2 से होकर गुजरती है। P1 और P2 को हमने क्या कहा है, घिरनी। तो P1 और P2 से होकर गुजर रही है, इस तरीके से चक्कर काट रही है। अब तथा एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। यहाँ पे एक विद्युत मोटर है, इसकी हेल्प से घुमाई जा रही है। दो तीक्ष्ण नुकीले सिरे वाले धातु के चालक होते हैं। देखो कौन कौन से चालक की बात चल रही है। एक तो नुकीला सिरा कौन सा है, C1, और एक C2, ये नुकीले चालक है। निचला सिरा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत। निचला सिरा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत, मतलब इसको हाई टेंशन सोर्स भी बोलते हैं। लगभग 10 की घात 4 वोल्ट का होता है। अब आप समझ लेना, 10 की घात 3 का मतलब 1000 और 10 की घात 4 का मतलब 10,000 वोल्ट के लगभग, ठीक है ना। के धन टर्मिनल से तथा ऊपरी चालक कौन सा है, C2, खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित रहता है, ठीक है ना। खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित रहता है। अब देखो इन्हें क्रम से फुहार चालक तथा संग्राहक चालक कहते हैं। देखो ये वाला चालक क्या होगा, फुहार चालक, और ये क्या होगा, संग्राहक चालक। अब आगे देखो, एक विसर्जन नलिका गतिमान डोरी के समांतर लगी होती है। ये एक विसर्जन नलिका है और किसके समांतर लगी हुई है, गतिमान डोरी के। गतिमान डोरी दिखाई दे रही है आपको, P1 P2, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे एक नलिका है। इस नलिका का ऊपरी सिरा गोले S के केंद्र पर होता है। गोले S के किस पे, केंद्र पर, जहां आयन स्रोत स्थित होता है, तथा नलिका का दूसरा सिरा पृथ्वी से संबंधित होता है। नलिका का दूसरा सिरा ये कहां से कनेक्ट है, पृथ्वी से कनेक्ट है। आगे पढ़ो इसकी कार्यविधि। जब चालक C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, हाई वोल्टेज, तो यह अपने चारों ओर के स्थान में आयन उत्पन्न करता है। आयन धनायनों व चालक C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण, दोनों पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये धनायन गति करती डोरी पर चले जाते हैं। गतिमान डोरी द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं। गतिमान डोरी है तो इस तरीके से ये ऊपर ले जाए जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे डोरी को ठीक छूते हैं, ठीक है ना, जिधर से डोरी जा रही है उसको ठीक स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार चालक C2 डोरी के धनावेश को एकत्रित करता है। जो चालक कौन सा है, C2, वो डोरी के धनावेश को इकट्ठा करता रहेगा, ठीक है ना, तथा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। चूंकि डोरी घूमती रहती है, अतः यह धनावेश को निरंतर ऊपर की ओर ले जाती है। बार बार घूमती रहेगी तो बार बार धनावेशित जो भी आयन है उनको ऊपर ले जाती रहेगी। जो चालक C2 द्वारा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार गोले S का बाहरी पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। जितना आवेश ज्यादा होगा उतना ही विभव भी ज्यादा होगा। अब देखो आगे, जब गोले S का विभव बहुत अधिक, लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट, देखो 10⁶ का मतलब है 1 मिलियन, और 1 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मिलियन, तो 3 मिलियन वोल्ट हो जाता है। तो निकटवर्ती वायु की, जो इसके आसपास की वायु है, परावैद्युत सामर्थ्य, जो परावैद्युत सामर्थ्य होती है वो टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है। क्षरण का मतलब होता है लीकेज होना, लीकेज हो जाता है। गोले के आवेश का क्षरण, आवेश की जो लीकेज है ना, उसे रोकने के लिए जनित्र स्टील के आवरण से घिरा होता है। जो बाहरी है ना, ये इस तरह से, ये क्या है, स्टील की एक परत है, स्टील का एक आवरण है, तथा उसमें उच्च दाब पर नाइट्रोजन अथवा मीथेन गैस भरी होती है। वान डे ग्राफ जनित्र धनावेशित कणों को अति उच्च वोल्ट तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेन बात यही है कि जो वान डे ग्राफ जनित्र है हमारा, वो धनावेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक बार अच्छे तरीके से इसकी थ्योरी समझनी है, इसका वर्किंग रूल समझना है और आपकी समझ में
आ जाएगा। वैसे इस तरह का जो जनित्र है, जो वन डे ग्राफ जनित्र है, वो IIT कानपुर में लगा हुआ है। तो खैर आप इसको पढ़ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना और आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो हमारी 12th क्लास NCERT फिजिक्स है उसका सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे इसके न्यूमेरिकल बचे हैं और बहुत जल्द आपको न्यूमेरिकल भी समझा दिए जाएंगे। तब तक आप अपनी स्टडी को करते रहिएगा और आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।